बहस के अंदर जिनका जिक्र है वो है बागेश्वर धाम मामला। तो क्या है बागेश्वर धाम मामला, जिसे लेकर के कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जज साहब और वकील के बीच में बहस देखने को मिली और उस बहस के नतीजे लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ में भी बाहर आ रहे हैं। हालांकि जो बाकी जानकारी है वो आज के सेशन में पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे कि मामला क्या है। और आफ्टर ऑल जज साहब द्वारा जब वकील को ये कहा गया कि तुम्हें मैं जेल भेज दूंगा, तो जेल भेजने की आफ्टर ऑल प्रक्रिया क्या है, कि क्या कोई जज साहब किसी वकील को जेल भेज सकते हैं, बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ा हुआ क्या मामला है, सारी जानकारी आज के सेशन में साझा करते हैं। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से काफ़ी फेमस हैं, वर्तमान में सोशल मीडिया पर वायरल और सनसनी बने हुए हैं। और हमने अपने एक अन्य प्लेटफॉर्म अपनी पाठशाला अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर इनके ऊपर 4 महीने पहले 2 सेशंस भी किए हुए हैं। यदि आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी सारे विवाद, काफ़ी सारी चर्चाएँ, काफ़ी सारी डिस्क्लेमर्स, काफ़ी सारी चीज़ें वर्तमान में मार्केट में वायरल हैं। फिलहाल के लिए आप बागेश्वर धाम सरकार से आगे बढ़ते हैं तो आपको एक वीडियो देखने को मिलता है और इसमें क्या है, 2 किरदार हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये किरदार जो हैं इनमें एक तरफ जज साहब दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ वकील महोदय दिखाई दे रहे हैं। और ये जो वीडियो है इसे आपको हम चलाएं उससे पहले आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी वीडियो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग की है। आजकल हाईकोर्ट्स की भी लाइव सुनवाई होती है, लाइव में ही सारी चीजें कई बार चलती हैं, तो उस दौरान की है। जरा इस वीडियो को सुने। हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट, किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। आप सुनने कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट। से बात करना सीखो, बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। एंड एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है, कंटेम्प्ट ड्रॉ करूं। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण इस पूरे कर आती हैं कि यहाँ पर बताइएगा, किसको बताइएगा? पक्षकार को। पक्षकार का मतलब हुआ कि ये जिसकी तरफ से केस लड़ने के लिए यहाँ पहुंचे थे, पक्षकार को बताइएगा कि उनकी वजह से हम केस हार गए, नंबर 1। नंबर दूसरा, इनकी ऐसी जज साहब इतना भड़क गए, और क्या जज साहब किसी वकील को इस तरह से जेल करा है। ये सारी बातें आज के सेशन में आप विस्तार से जानेंगे। फिलहाल के लिए मैं किरदारों का परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले सुर्खियों में भी आप देख सकते हैं, कोर्ट रूम ड्रामा ओवर प्ली अगेंस्ट बागेश्वर धाम। क्या था बागेश्वर धाम के अगेंस्ट हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा जज साहब के बारे में भी जान लेते हैं। जज साहब हाईकोर्ट में हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज साहब हैं, और ये बालाघाट में आयोजित बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री की कथा रुकवाने के खिलाफ दायर दूसरी याचिका की सुनवाई कर रहे थे। अर्थात कुछ लोग ऐसे थे जो कि बागेश्वर धाम की कथा को बालाघाट में आयोजित नहीं होने देना चाहते थे, और उनमें से जो याचिकाएं लगी थी उनकी सुनवाई ये कर रहे थे। तो जस्टिस विवेक अग्रवाल इनका नाम है, और याचिकाकर्ता के व्यवहार पर आप भड़क गए। उन्होंने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि मैं यहीं से आपको जेल भिजवा दूंगा। तो देखिए, आपको मैं थोड़ा जानकारी और दूं। बागेश्वर धाम सरकार कथा करने के लिए, श्री राम कथा करने के लिए बालाघाट पहुंचे थे। बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है परसवाड़ा। यहाँ पर रानी दुर्गावती महाविद्यालय के ग्राउंड के अंदर इन्हें 23 और 24 यानी आज और मतलब बीते कल के दिन यहाँ पर कथा 2 दिन की करनी थी, और इस 2 दिन की कथा की इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जानकारी दी। इसके खिलाफ सर्व आदिवासी समाज नाम की एक संस्था ने याचिका दायर की थी। सुनवाई में इनका कहना था, मतलब कि ये जो सर्व आदिवासी समाज है, इनका कहना था कि ये जहां आयोजित हो रही है वहां आयोजित ना होकर कहीं और दूसरे स्थान पर आयोजित हो जाए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार का मसला था ये, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जज साहब का कहना था कि ऐसी याचिका पहले भी आई थी जिसे हम खारिज कर चुके हैं, और फिलहाल तुम भी वही याचिका लेकर आ गए हो, तो इसमें नया क्या है, आप इसको इस तरह से सुन सकते हैं। कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को, ये ऑलरेडी डिसाइडेड वन। मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि हम पहले भी इसको इस तरह की याचिका खारिज कर चुके हैं कि नहीं वो आयोजन रद्द होगा, लेकिन फिर से आप इसे लेकर आ गए। तो कितनी कॉस्ट के साथ? कॉस्ट का मतलब तुम्हें ऊपर क्या पेनल्टी लगाएं, तुम सेम चीज दोबारा रिपीट कर रहे हो, कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हो। कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को, ये ऑलरेडी डिसाइडेड वन पिटीशन 111885। हाँ, माय लॉर्ड, पिटीशन इज नाउ बीइंग फाइल्ड बाय डिफरेंट पर्संस। कितनी कॉस्ट लगाना ये बताइएगा। नहीं माय लॉर्ड, वो अर्लियर पिटीशन एंड प्रेजेंट पिटीशन बहुत डिफरेंट फैक्ट एंड डिफरेंट ग्राउंड। क्या लिखा है इसमें बताइएगा। इसमें एनेक्जर P1 देखेंगे माय लॉर्ड। आप P1 बताइए। P1 ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ।
यह कि आपके ये वही ग्राउंड्स हैं, सारे वही ग्राउंड्स हैं, पैसा है। माइलॉर्ड नीचे में पढ़ रहा हूँ ना, जिला प्रशासन द्वारा पंचायत वन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। कहाँ पर, किस पेज पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 12। हाँ, कहाँ पढ़ रहे हैं? नीचे। हाँ जी। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 में प्रदत्त अधिकारों का हनन उल्लंघन किया जा रहा है। आपने वो पिटीशन पढ़ी है? जी, वो पिटीशन और उसमें हमारा ऑर्डर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है आपने? जी आप बोल रहे हैं अलग है। माइलॉर्ड में अलग है ना इसमें। एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए। हैव यू गॉन थ्रू दैट ऑर्डर? देखिए, इसमें थोड़ी सी मैं प्रोसीडिंग के बारे में आपको जानकारी दे दूं किस तरह से बहस होती है। देखिए, जज साहब के सामने जिन्हें आपत्ति है वो अपनी याचिका दायर करते हैं, है ना, और जो पक्ष मतलब जो दूसरे लोग हैं जो इसको डिफेंड करने आए हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। चूंकि ये याचिका करता है तो इन्हें अपनी शिकायत के साथ पूरी तरह यहाँ उपस्थित होना था। जज साहब का ये कहना है कि आपको पता है कि क्यों आप हाजिर हुए हैं, अगर पता है तो हमारा पुराना आदेश इसको लेकर क्या है। क्योंकि देखिए, कोर्ट में जो आदेश होते हैं ना, वो पुराने आदेश अगली बार के लिए रेफरेंस के रूप में कार्य करते हैं। अगर सेम प्रकार की याचिका दायर की गई होगी तो जज साहब के द्वारा ये सवाल पूछना बिल्कुल वाजिब है कि आपको पता हो कि ये क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है आपके द्वारा यदि केस किया जाना तय किया गया है तो आप बताइए कि डिफरेंट ग्राउंड क्या है। डिफरेंट ग्राउंड मतलब आप ऐसा अलग क्या ले आए जो पहले जो पिटिशनर यानी याचिका करता आया था जो नहीं लेकर आ पाया था, ये इसको बताने में नाकामयाब रहे। दूसरा, इनसे ये पूछा गया कि आप अपने द्वारा वो ग्राउंड्स बताइए जिन ग्राउंड्स पर आप इस शिकायत को करने आए हैं, कि आपको लगता है कि आप ही को किसी अन्य समाज के द्वारा, मतलब सर्व समाज जो भी सर्व आदिवासी समाज जिसके प्रतिनिधि बनकर यहाँ आए थे, तो बोले उनका आपके पास ऑथराइजेशन क्या है कि ये आपको उन्होंने ऑथराइज किया है, वो लेटर दिखाइए। ये दोनों ही बातों में विफल रहे। तीसरा, इनसे पूछा गया कि किसी स्थान पर जब कोई कथा हो रही हो तो आपके द्वारा उस लोकल क्षेत्र की मान्यताओं के बारे में क्या प्रमाण है, कि वहाँ पर क्या मान्यताएं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जिसके चलते किसी और कथा के होने से वहाँ के ऊपर मतलब जो सांप्रदायिक सद्भाव या फिर जो भी सांप्रदायिक ना होकर के उसका जो आदिवासियों से संबंधित मसला है वो प्रभावित हो जाएगा। तो जज साहब ने लगातार इनसे यही सवाल किए थे, ठीक है ना। वकील ने दलील दी कि ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि याचिका पहले वाली अलग थी और ये अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग ग्राउंड पर हैं। तो अग्रवाल साहब ने कहा कि भैया बात ऐसी है कि आपकी पिछली याचिका और हमारा जजमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़िए उसे, और आपका जो स्पॉन्सर है यानी जिसने आपको यहाँ पर केस लड़ने भेजा है उससे कहिए कि उसने आपको पिछला आदेश क्यों नहीं पढ़वाया। पिछले मामले के अंदर ग्राम सभा की परमिशन से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन आप पढ़ें आप उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से इन दोनों की बहस में बीच में बहस चलती रही। अब सवाल जब बहस चलती रही तो इसमें वकील साहब से जब लगातार सवाल पूछे गए तो वकील साहब थोड़े अधीर हो गए और उन्होंने कहा कि आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप उसको सीधा पूछते जा रहे हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि इस कथा को दूसरी जगह कराया जाए तो कोई विरोध नहीं होगा। इस बात पर अग्रवाल साहब भड़क गए और उन्होंने कहा कि आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और फिर किसी और स्थान पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये आप बताने वाले कौन होते हैं। ऐसी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है माय लॉर्ड जी कि वेयर इज प्रोग्राम्स बीइंग डन माय लॉर्ड, द बिग देव इज द प्लेस देयर माय लॉर्ड। जहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है माय लॉर्ड वहाँ पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है, यही तो बता रहा हूँ। नीचे क्या लिखा है, पढ़िए। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुकोटा कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंट ठाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी। बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है, दो सवालों के जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध पेज पलटते रहे, तो इस बात पर फिर मामला बढ़ना शुरू हो गया। फिर वकील साहब से वकील ने कहा कि भाई मैं संविधान के प्रावधान हैं वो आपको बता रहा हूं, आप सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो इस बात से विवेक अग्रवाल बुरी तरह भड़क गए। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या वकील के इतना बोलने से जज साहब भड़कना उचित है, क्योंकि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, वकील को सुनने नहीं दे रहे हैं, तो एक तरह से वकील के अधिकारों का हनन नहीं माना जाए इसे। अब देखिए, इसमें ना एक पॉइंट मानना होगा आपको, और वो क्या है कि ऐसा कोई भी प्रयास जिसमें कि जज की गरिमा को, जज असल में क्या है, जज कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर कोर्ट की मर्यादा को इनके किसी भी बयान से, इनके बोलने से मान में, प्रतिष्ठा में ठेस पहुंचती है। देखिए, और ये बात बहुत जस्टिफाइड तरीके से भी समझनी होगी आपको कि यदि जज के ही खिलाफ लोग बोलना शुरू हो जाएंगे या जज के सामने बदतमीजी करना शुरू हो जाएंगे
तो फिर रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने में बड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि अभी तक कानून का जो शासन शब्द है असल में वो यहाँ से मान्यता निकल कर आती है कि जज जो हैं वो अपने आप में कानून के संरक्षक हैं, संविधान के संरक्षक हैं, और यदि वो किसी बात को बोल रहे हैं तो उनकी बात को गरिमापूर्ण तरीके से पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ सुनना चाहिए। इनके द्वारा इस प्रकार का व्यवहार करना कोर्ट की मर्यादा को कम करता है, और इस आधार पर जज साहब का भड़कना निकल कर आया। तो जज साहब ने कहा कि यहीं से मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। अब क्या ये जेल वाकई में भेजा जा सकता है या कोई ऐसी भी कोई बात है क्या? तो इस पर मैं अब आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। तो देखिए, ये कथा तो आयोजित होना शुरू भी हो गई है, मामला आज निकल कर आया। तो अब किस प्रावधान पर किसी व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है वो जान लीजिए। तो असल में हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल भेज सकता है। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स का कहना है, जैसे केसी तुलसी का एक बयान यहाँ पर काफ़ी फेमस हो रहा है, और वो कहते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है कि अदालत ने कोई आदेश दिया या कोई जजमेंट दिया या कोई डिक्री दी और उस आदेश की पालना ना हो पाई हो, तो ये तो हो गया सिविल कंटेम्प्ट। वहीं दूसरी ओर यदि कोर्ट की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कोई कोशिश करता है या उसके मान सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, अदालती कार्रवाइयों में दखल देता है या खलल डालता है, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है। ठीक है ना? तो सिविल कंटेम्प्ट के मामले में पीड़ित पक्ष अदालत को इस बारे में सूचित करता है और फिर अदालत इस पक्ष को नोटिस जारी करती है। लेकिन इसके अंदर ये जो बात क्रिमिनल कंटेम्प्ट की निकल कर आती है, इसके अंदर 6 महीने तक की कैद की सजा का प्रावधान है। यानी कि अगर कंटेम्प्ट लागू होता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट की अवमानना, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के क्रम में उस व्यक्ति को 6 महीने तक जेल भेजा जा सकता है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में ये बात बहुत ज्यादा मानने योग्य है और जानने योग्य है, जो जानकारी फिलहाल के लिए निकल कर आ रही है। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी पता चली होगी कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम होता है और कैसे ये जानकारी चलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपनी साथियों के साथ जरूर साझा करें। बाकी आपकी क्या राय है वो हमें डिटेल में कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही हम आपके साथ में साझा करने जा रहे हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए पूरा कार्यक्रम। यदि आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें, ताकि समय आने पर हम आपको पूर्व में सूचना दे दें। रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस कल से रेज्यूम हो जाएगा। उसके साथ साथ जो जानकारियां हम आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में देते थे वो जानकारियां आपको आज भी दी जा रही हैं। ये पूरा कंटेंट आप लोगों को 1 लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर और हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।